ब्रेन्स जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति के बारे में जानेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्लासी और बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त की, फिर यहाँ पे जो है एक रेवेन्यू पॉलिसी यानी कि भू राजस्व नीति लागू की, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। खासकर बड़े एग्जाम्स या हों या छोटे एग्जाम्स हों, इस पॉलिसी से संबंधित भू राजस्व नीति से संबंधित अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होके गलत कर देते हैं। आज के बाद इस टॉपिक से मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज हम लोग उसके बारे में जब जान लेंगे तो भू राजस्व नीति, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 17वीं शताब्दी में जो भारत का जो व्यापार है यूरोप से होता था, वो भारत के पक्ष में रहता था, भारत के फेवर में रहता था, क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, नील, गरम मसाले इत्यादि जो है बहुत बड़े व्यापारिक वस्तुएं थीं और जो है यूरोपीय देशों में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वहाँ पे ये मार्केट में जाके बिकती थी। बदले में जो है भारत में जो है सोने चांदी आता था, तो भारत जो है ये व्यापार जो है भारत के पक्ष में रहता था, यानी कि भारत के फ़ायदे में रहता था। लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद जो है एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। उस संधि के तहत जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि लूटने का एक लाइसेंस, रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का और जो भाई मेन राजस्व ही था, वो जब अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब उनके पास बहुत मात्रा में रेवेन्यू आने लगता है, धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र विस्तार करते हैं और भारत को कब्जे में लेते हैं और धीरे धीरे बंगाल प्रेसिडेंसी डेवलप करते हैं, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी डेवलप करते हैं और एक मुंबई प्रेसिडेंसी डेवलप करते हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों में जो है अलग अलग पॉलिसियाँ, राजस्व नीतियाँ लागू करते हैं, जिनको हम लोग आज विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो पहली जो राजस्व नीति थी अंग्रेज़ों की, जिसके बारे में कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था, क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था, या इसी को दूसरा नाम भी है आपको स्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट बंदोबस्त, या इसी को है इस्तमरारी भी कहा जाता है, इस्तमरारी व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी कि किन किन क्षेत्रों में लागू थी, तो इसको हम लोग समझते हैं। ये जो आप जैसे देखेंगे, ये भारत का मैप है, तो ये जो आपका बंगाल वाला हिस्सा हो गया, ये बिहार वाला हिस्सा हो गया, ये उड़ीसा वाला होता है उसी हिस्सा हो गया। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था है, इसकी जो क्षेत्र है जहाँ पे ये लागू की गई थी, वो है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दूसरा प्लस उत्तरी कर्नाटक और यूपी में भी जो है दो क्षेत्र थे जिन पे ये व्यवस्था लागू थी। उत्तर प्रदेश में बनारस का हिस्सा, बनारस आता था, और प्लस गाजीपुर। उन हिस्सों में ये जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। जमींदारी व्यवस्था इसलिए नाम है कि इस व्यवस्था के तहत क्योंकि ये व्यवस्था जो लागू की थी, तो उस समय गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल जिसने ये लागू की थी, वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इसके बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि
इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, इसने ही भारत में जो है सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। इसमें इसको पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये एक और है कि इसके संबंधित अगर आए कि ये ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है यहीं गाजीपुर में हुई थी, गाजीपुर यूपी में। तो तीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिविल सेवा का जो जनक है वो किसको, गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को माना जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर पुलिस सेवा का जनक किसको माना जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर ये पूछा जाए बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में हुई तो वो कॉर्नवालिस, या उत्तर प्रदेश में भी किस जगह पे हुई थी तो गाजीपुर में। तो ये कॉर्नवालिस हैं जिसने जो ये व्यवस्था लागू की थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो क्षेत्र हैं उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त भू व्यवस्था लागू की थी। बच्चों एक और क्वेश्चन इसी से कॉर्नवालिस से ही रिलेटेड है, जैसे कि सिविल सेवा, जैसे सिविल सेवा परीक्षाएं तो मालूम है कि भारत में तो इसी ने शुरू की, लेकिन विश्व में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी तो बच्चों ध्यान रखिएगा, विश्व की अगर बात आती है तो चीन में सबसे पहले हान एक शासक था 72 ईसा पूर्व के में, उसने सबसे पहले अपने राज्य में यानी कि चीन में सिविल सेवा परीक्षा यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती होती थी बाकायदा उसका एक एग्ज़ाम होता था और उस एग्ज़ाम होने के बाद पास करना होता था, फिर उनको भर्ती किया जाता था। ये सिविल सेवा की जो शुरुआत है या सिविल सेवा की जो जनक है कोई देश वो चीन है, वो आपको बच्चों को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग वहीं पे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू कब किया था 1793 में, लागू कब किया गया था 1793। और इस व्यवस्था को जो जनक है जॉन सोर, इस व्यवस्था का जो जनक है जिसने इसका मॉडल तैयार किया था कि जो भूस्वामी हैं, हाँ एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना कि जो जमींदारी व्यवस्था, इसलिए मैंने नाम लिया कि जो भूमि के स्वामी हैं वो कौन है, जमींदार। अंग्रेजों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जमींदार को भूस्वामी मान लिया। जो क्षेत्र उन्होंने जीते थे या कब्जाए थे उन क्षेत्रों में भूमि का स्वामी मान लिया जमींदारों को। और किसी जमींदार के क्षेत्र जितने भी जो गांव आते थे उन गांव और को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या ठेका जो है वो दे दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से। और रेवेन्यू जो है 3,75,00,000 फिक्स कर दिया गया कि भाई आपको जो है कलेक्ट करके वहाँ पे सौंपना है। अब जो है उनकी अंग्रेज़ों की जो मतलब दूसरा नाम स्थायी मतलब परमानेंट आमदनी फिक्स हो गई। आंधी तूफान वर्षा कुछ भी दैवीय प्राकृतिक आपदा आए उनके जो है बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो देखना होगा वो जमींदारों को देखना होगा। तो इस व्यवस्था में जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो किसको लाभ हुआ था, जमींदार। क्यों? क्योंकि जमींदारों को जो 3,75,00,000 रुपए लगाया गया कि अपने क्षेत्रों से वसूल करना, लेकिन जो एवरेज में अगर देखा जाए जो बुक्स में जो वर्णन मिलता है करीब 13 करोड़ रुपए वसूल करते थे। 13 करोड़, कितनी ज़्यादा आमदनी। तो उस वसूलने के लिए जो है जमींदार जो है बहुत ज़्यादा ही आम लोगों का, आम जनता का शोषण करते थे। उस शोषण को आपने बहुत सारे जो मूवी हैं, पिक्चर है, इसके माध्यम से आप देखते हैं कि किस तरीके से जमींदार जो है जाति करते थे लागान वसूल करने या राजस्व वसूल करने के नाम पर। तो कहने का मतलब है, हाँ, जॉन सोर और एक चार्ल्स जेम्स ग्रांट, दो को माना जाता है इस व्यवस्था, जॉन सोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट, चार्ल्स जेम्स ग्रांट। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो
जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जो लागू की गई थी, वो इस व्यवस्था को जो डेवलप किया था, जो बनाया था, वो जॉन शोर ने और चार्ल्स जेम्स ग्रांट ने इसको लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में। किन क्षेत्रों में लागू किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक वाला जो हिस्सा था, और आपका जो है यूपी में गाजीपुर और बनारस वाले क्षेत्रों में लागू किया था। तो जो उस समय अंग्रेजों ने जो जितने परसेंट क्षेत्रों पे कब्जा कर रखा था, उसमें से कितने भूभाग पे लागू थी, तो ये कितना क्षेत्र आता था, तो ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पर ये व्यवस्था लागू थी। और जमींदारों पे ऊपर एक ही कानून लागू था, वो था सूर्यास्त का कानून। सूर्यास्त का कानून में क्या था कि जो जमींदारों को तय डेट जो है उसके सूर्य अस्त होने तक जो भी लगान है या राजस्व है वो ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करना होता था। अगर कोई भी जमींदार तय तारीख के सूर्य अस्त होने तक लागान या भू राजस्व जो है अगर जमा नहीं करता था तो जो है उनकी जमींदारी को छीन लिया जाता था, फिर उसकी बोली लगाई जाती थी। जो ऊंची बोली लगाता था उस क्षेत्र का जमींदार, उसको फिर सौंप दी जाती थी। तो ये व्यवस्था जो है बंगाल इस क्षेत्र में लागू थी। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो है ये व्यवस्था से जमींदार जो है माला माल हुए, संपन्न हुए। अंग्रेजों का फ़ायदा ये हुआ कि जमींदारों इस व्यवस्था के लागू होने से जमींदारों को एक अंग्रेजों को एक वफादार जमींदारों का साथ मिल गया, जो लंबे समय तक देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तक बहुत सारे जो जमींदार थे अंग्रेजों के वफादार बने रहे। वो किसी न किसी लाभ के ही कारण यहाँ पे। और एक चीज़ और, जो जमींदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था बच्चों, तो जो भू राजस्व की दर जो वसूल की जाती थी उसमें से देखेंगे कि 1/11% है वो तो जमींदारों को के पास होता था, और जो है 10/11 हिस्सा जो है वो राजकोष में जमा होता था, यानी कि ब्रिटिश सरकार राजकोष में जमा होता था, यानी कि ब्रिटिश सरकार को देना होता था। इसको दूसरे रूप में अगर देखेंगे कि जो भी भू राजस्व कलेक्ट किया अंग्रेजों ने, जमींदारों ने, उसका 90% ब्रिटिश खजाने में और 10% जो है वो जमींदारों के पास रहता था। लेकिन उसके एवज में जो है वसूल कितना करते थे, जैसे मैंने बताया कि उनको टारगेट दिया गया था 3,75,00,000 रुपए का भू राजस्व वसूल करना है, लेकिन जो बदले में कितना वसूल करते थे उससे कई गुना ज़्यादा, यानी कि लगभग एवरेज जो देखा जाए तो 13 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं जो संपन्नता आई वो किस में आई? जमींदारों में। इसीलिए जो जमींदार है लंबे समय तक अंग्रेजों के वफादार रहे हैं। तो चलते हैं अगली व्यवस्था पे। अगली व्यवस्था जो है हम देखेंगे जो है जिसको कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगली जो व्यवस्था है उसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये व्यवस्था जो है जिसको बोला रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उस पे लागू थी, यानी कि ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, केवल कर्नाटक का जो कुर्ग वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ के बाकी ये वाला जो क्षेत्र है आपका मद्रास वाला, मद्रास यहाँ पे है, यहाँ पे आपका मुंबई है, मुंबई वाला क्षेत्र यहाँ पे लागू थी, और आपका असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे लागू है। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे अगर ये व्यवस्था लागू थी तो 51%
ये किस पे लागू थी? 51%। ये तो क्षेत्र आता था, इसके तहत 51% क्षेत्र पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। जनक कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जनक है वो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। इसकी जो शुरुआत है, रैयतवाड़ी की शुरुआत है बारामहल जिले में की गई थी। बारामहल जिला, और ये जिला कहाँ का पड़ता था? मद्रास प्रेसिडेंसी में ही पड़ता था। तो सबसे पहले ट्रायल के रूप में इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1792 में इसको लागू किया गया था, 1792 में। जब 1792 में इसको लागू किया गया तो इसकी सफलता मिली। इसको बनाया था, इस मॉडल को, वो कैप्टन कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने। इसमें क्या था, जैसे कि इसमें मीडिएटर का कोई रोल नहीं था। ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे डायरेक्ट गांव में जाके डायरेक्ट जो है संपर्क करके जो भी गांव हैं वो उनसे जो तय किया गया लगान होगा, जो फिक्स होगा, सीधे लेंगे। कोई मीडिएटर इसमें नहीं है। जबकि जमींदारी व्यवस्था में मीडिएटर कौन थे? जमींदार। और सबसे ज़्यादा जो मुनाफा हो रहा था वो मुनाफा जमींदारों के पक्ष में जा रहा था। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी जमींदार नहीं है, कोई भी। तो जो है जितना भी जो भी इनकम है वो अंग्रेज़ों की ही हो रही थी। हो सकता है कि इसी व्यवस्था को इसीलिए इसको लागू किया गया था कि उसमें एक बड़ा हिस्सा जमींदारों के पक्ष में चला जाता था और इस व्यवस्था में ऐसी कोई बात नहीं थी। जो भी तय लगान था, इसीलिए ये व्यवस्था जो है जो ब्रिटिश भारत का जो भूभाग था उसमें से सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू थी, यानी कि 51% भूभाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। तो जब ये सब व्यवस्था बारामहल जिले में 1792 में लागू हुई तो ये काफ़ी सफल हुई। सफलता के बाद 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया गया। 1825 में इसको जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। और बचे हुए जो हिस्से थे उनमें भी इसको लागू कर दिया गया। और इस तरीके से जो है एक चीज़ और ध्यान रखना कि वो जो जमींदारी व्यवस्था में भूमि के मालिक कौन थे? जमींदार। यहाँ पर इस व्यवस्था में भूमि के जो स्वामी हैं वो कौन हैं? भूमि के स्वामी यानी कि भूमि के मालिक कौन हैं? तो किसान हैं। किसान हैं, उन्हीं के नाम से भूमि जो है रजिस्टर्ड होती थी। उन्हीं को लगान, अगर कोई भी भू राजस्व लगान जो नहीं देता था किसान, उसकी जो है खेती छीन ली जाती थी। फिर किसी और किसान ऊंची बोली लगाता था जो भी किसान, उसको दे दी जाती थी। लेकिन वैसे जो है आम अगर राजस्व समय पे जमा कर रहा है तो वो किसान की भूमि मानी जाती थी। और उस किसान की मृत्यु के बाद जो है वो भूमि उन्हीं के पैतृक परिवार के ही सदस्यों में बांट दी जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि के मालिक हैं वो कौन हैं? किसान हैं। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ और आप एक समझें कि करीब करीब जो भू राजस्व की जो दर थी, इसमें भू राजस्व की जो दर थी वो 1/2% करीब थी। मतलब 50% जो भी खेतों में उत्पादन होता था 50% जो है ब्रिटिश सरकार के खजाने में देना होता था। ठीक है। अगली व्यवस्था चलते हैं जिसको कहा जाता है महलवाड़ी व्यवस्था। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्रों में लागू की गई थी, जिसको हम लोग
समझते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था ये व्यवस्था जो है, जो भी क्षेत्र था उस समय ब्रिटिश भारत के का वो 30% भूभाग पे लागू थी। इसके तहत आ जाता था पूरा उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश वाला यानी कि मध्य प्रांत और जो पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है पंजाब, तो उन क्षेत्रों में लागू थी। यानी कि ब्रिटिश भारत का जो 30% जो क्षेत्र है वो उसमें ये व्यवस्था लागू थी। और 1819 में ये व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में ये लागू की गई थी। और इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो है, माना जाता है हाल्ट मैकेंजी। कौन माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है। और जो क्षेत्र भी इसमें तो आपको मालूम हो, क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, ये क्षेत्र मुख्य से थे जिन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और इसकी खास बात ये थी कि महल का मतलब है गांव या कोई ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पे एक जमींदार हो या कोई मुखिया हो या प्रधान हो, जिसके तहत जो है गांव के सारे लोग आते हों, और उसी के ऊपर ये पैक्ट किया जाता था, अनुबंध किया जाता था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि आप इस गांव के जमींदार या मुखिया होने का दावा करते हो तो आपके ऊपर इतने % का भू राजस्व रहेगा, वो आप गांव में से कलेक्ट करके आप अपने हिसाब से, आपके ऊपर इतना, क्योंकि आपके गांव के अंदर इतनी ज़मीन आती है और उसका इतना % भू राजस्व है ब्रिटिश खजाने में जमा होगा, तो वो जो भी वहाँ का प्रधान है या जमींदार है या जो भी मुखिया है वो इस अनुबंध को स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करता था। ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे तो किसी तरीके से कोई मीडिएटर अगर है तो भी किसान और जो मुखिया जमींदार उसके बीच में है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसमें भी जो है अपना उद्देश्य या जो लागान वसूलने का जो फैसला है वो उनको दे दिया है, यानी कि % ज़रूर तय कर दिया कि आपको इतना कलेक्ट करना है। तो कुल मिला के ये जो 3 व्यवस्थाएं हैं, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये लगभग ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पे लागू थी। उनसे जो है भू राजस्व की बड़े मात्रा में कलेक्ट किया जाता था और सख्ती से किया जाता था। अगर कोई समय पे अगर नहीं जमा करता था तो उसको दंड स्वरूप जो है उसकी जमींदारी या जो मुखिया है उससे उस पद पे हटा दिया जाता था और ऊंची बोली लगा के उसको जो है दूसरे को दे दिया जाता था, जिससे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हमारा डर और खौफ आम लोगों में, आम जनता में रहे, जिससे कोई भी भू राजस्व को देने में आनाकानी ना रहे। कुल मिला के इससे संपन्नता जो है वो अंग्रेज़ों की हुई और भारत को जो लूट का एक जो % जो हिस्सा अगर पहुंचा तो वो जमींदारों के पास पहुंचा, लेकिन आम पब्लिक, आम देश को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत में बहुत सारी उस समय प्राकृतिक दैवीय आपदाएं आई जिससे लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, उनकी मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो आगे हम देखेंगे कि इन्हीं व्यवस्थाओं के बाद जो है हमारे यहाँ अंग्रेज़ों को सत्ता को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू हो जाते हैं और किस तरीके से कौन जो है हमारे फ्रीडम फाइटर जो हैं अपना बहुमूल्य त्याग, समर्पण की भावना से देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आते हैं। तो हम लोग बारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।